तरीके से इस देश में 70 साल तक शासन करती रही। पहले किसी योजना का नाम लेते थे, अगले 5 साल में उसके नाम पे वोट लेते थे, फिर उसके लिए कोई फीता नापते थे, जमीन नापते थे, फिर 5 साल कहते थे कि अब ये योजना आएगी, फिर उसके लिए और आगे जाकर के उद्घाटन करने का काम करते थे, फिर 5 साल ले लिया करते थे। राजस्थान भी इस बात का साक्षी है कि कितने लंबे समय से राजस्थान नहर की परियोजना चलती थी, लेकिन त्वरित गति से अगर किसी के कार्यकाल में पूरी हुई तो भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में इसको पूरी हुई। कांग्रेस कभी इस चीज को नहीं कर सकी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर के बात चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी ईआरसीपी के लिए कोई काम करने की बात करी नहीं। ईआरसीपी का विषय पहले की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हमने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में जो पानी की कमी है, हमारा जितना भूभाग क्षेत्र है उसकी तुलना में हिंदुस्तान में पानी की बहुत कमी है। और ऐसे में जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, उन वाटर रिसोर्सेज में आपस में लिंकेज किया जाए, वाटर रिसोर्सेज में लिंकेज करके जहां पानी की कमी है वहां पानी को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद जब आजादी के 75 साल हुए तो उन्होंने अमृत सरोवर कार्यक्रम चलाया। हर गांव, हर जिले में 75 तालाब खोदने की बात है और उस पर सरकार ने काम किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी पिछली राजस्थान की सरकार योजना को बना के गई थी, जो हमने एक योजना को बनाया था कि पार्वती, काली सिंध और चंबल को इसको जोड़ करके एक पानी का आपस में लिंकेज को खड़ा किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, गहलोत साहब की सरकार आपस में रुमाल झपटने के खेल में इतनी बिजी थी, सचिन जी और अशोक जी एक दूसरे को गिराने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इसके ऊपर कार्यवाही नहीं की। पिछली बार लोकसभा के चुनाव का यही समय था, वहां पर कमलनाथ जी की सरकार थी, यहां पर अशोक गहलोत जी की सरकार थी। दोनों ने आपस में कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं करी। और इस बार जब जनता ने मौका दिया, वापस से राजस्थान में हमारे भजनलाल जी की सरकार आई, हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार आई। दोनों मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के रूप में निकले हुए थे, लेकिन 100 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने एमओयू साइन करके वर्षों से लंबित परियोजना को आगे करने का काम किया। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में काम करने में। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने पुराने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की समीक्षा करी थी, तब ये देखा था कि हिंदुस्तान में लगभग 200 के करीब परियोजनाएं लंबित पड़ी थी। प्रधानमंत्री जी हर दूसरे महीने प्रगति की एक बैठक की समीक्षा लेते थे। आज देश की पुरानी सारी परियोजनाओं को समाप्त करके देश इस स्तर पे आ गया है कि अब दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए केवल एक हाईवे नहीं है, इधर से भी हाईवे है और अलवर के दूसरी तरफ से भी सुपर एक्सप्रेस वे है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी है। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो बहरोड की सिचुएशन है, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो दिल्ली मुंबई जो हमारा मेन कॉरिडोर है उसके ऊपर हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है। और भौगोलिक क्षेत्र के कारण भी किसी भी क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए जो ईआरसीपी का जो हम लोग एमओयू करके लाए हैं, उसमें हम ये जानते हैं कि अगर इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाना है तो इसमें कोई समय पे आने वाला पानी का जो वाटर लॉगिंग, कभी कभी फ्लड आएगा या कभी जो उसका मेन समस्या ड्रॉट है, सूखा है, सूखे की जो समस्या है उसके लिए किस प्रकार से पानी को ईआरसीपी के माध्यम से जोड़ा जाए, जिसके कारण टूरिज्म, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और किसानों की सिंचाई की, इरिगेशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अलवर में भी 6 से ज्यादा बांधों में जो हमारे पुराने बांध है उसमें उस पानी को लाने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर इस परियोजना से
जो राजस्थान के राज्य लाभान्वित होंगे उसमें हमारा अलवर का लोकसभा क्षेत्र भी उसके अंतर्गत शामिल है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन लंबी परियोजनाओं के साथ साथ जो त्वरित रूप से जो कुछ समय के लिए बाकी जो हम लोगों को वाटर ग्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए जो काम करने होंगे, निश्चित रूप से मैं वो सौभाग्यशाली सांसद हूं जिसको अपने पूर्व अनुभवी जनप्रतिनिधियों का पूरा साथ है। मैं उनकी सलाह और सहयोग से पूरी लड़ाई, पूरी आपकी बात दिल्ली से लेकर के जयपुर तक रखूंगा और इस क्षेत्र के काम में पूरा मन लगाकर काम करूंगा। ये बात मैं आपको सामने इसलिए कह रहा हूं कि मेरी रिकॉर्डिंग की बात है। ये मेरी जबान जो है ये आपके सामने आपकी ताकत के साथ आगे बढ़ने का काम करे। मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं और ये जो नए भारत का जो निर्माण हो रहा है इसमें भारत में विकास भी है और विरासत भी है। विकास इस तरीके से है कि हमारे देश में आज नए नए अनेक विषयों में रोजगार के नए अवसरों को खड़ा किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी ताकत है। मैंने अपने अलवर के जो सांसद के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में अपने मित्रों के साथ जो काम किया उसमें मैंने वैसे तो 193 काम किए, लेकिन जब आजादी का अमृत महोत्सव आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी सांसदों को कोई एक ना एक विषय का संकल्प लेना चाहिए। मैं अपने मूल गांव में, क्योंकि मैं डॉक्टर करण सिंह जी के संपर्क में विद्यार्थी काल से हूं और एक चीज के लिए हम सब डॉक्टर करण सिंह जी का हमेशा सम्मान करते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनाने की शुरुआत की। पहली बार अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कहीं जयपुर में जाकर के कमरा ना लेकर के अगर पढ़ाई और एजुकेशन की बात की अगर किसी ने सबसे पहले शुरुआत करके सफलता के साथ करा तो वो काम डॉक्टर करण सिंह जी ने किया और इसलिए समाज हमेशा आपका सम्मान करता है। और वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किया, दलगत राजनीति से इतने ऊपर रहे। मैं तो 2012 में सांसद बना था। मैं सांसद बन के जब जयपुर आया था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं स्वागत करूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि ये तुम्हें समाज के लिए अब ये काम देश के लिए भी करना होगा। 12 में आशीर्वाद उन्होंने मुझे उस समय कांग्रेस के नेता के रूप में दिया था। मेरा सौभाग्य है जब लोकसभा की मैं तैयारी शुरू कर रहा हूं तो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं हमेशा उनके मान और सम्मान को हमारी पार्टी में भी आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब मैं इस विषय को इसलिए कह रहा था कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जो चूंकि मेरे भी ग्रामीण क्षेत्र से निकला हूं तो मेरे भी दिल में हमेशा रहता है। मेरे को लगता है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके साथ कुछ वैकल्पिक प्रयोग समाज को भी करने चाहिए। मैंने अपने गांव में ई लाइब्रेरी की स्थापना करी और ई लाइब्रेरी की स्थापना के 2 साल में जब ज्यादा अच्छे परिणाम आए तो जो मैं अपने पूर्व वाक्य में कह रहा था कि आजादी के जब 75 साल पूरे हुए तो मैंने भी कहा कि मैं अपने सामर्थ्य और ताकत से ऐसी 75 ई लाइब्रेरियां बनाऊंगा। लेकिन बनाता कहां? 3 अपनी ताकत से गांव में बना ली, 2 दोस्तों के सहयोग से बना ली। अलवर के जब मेरे साथी सांसदों से बात हुई, बहरोड के लोगों से बात हुई, हमारे मुंडावर के लोगों से बात हुई, हमारे किशनगढ़ के लोगों से बात हुई, तिजारा के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी का पैसा अलवर में दीजिए। मैंने 57 गांव में ई लाइब्रेरी के वो प्रोजेक्ट अपने सांसद निधि से किए। मैं सोचता था कि ये 57 और 3 60 हो गए, लेकिन 75 करना और 57 बिल्डिंग बन के छूट जाएगी, लेकिन इसको कोई चलाने वाला कैसे चलाएगा, कोई समय मिलेगा तो ये बिल्डिंग जो सरकारी बनेगी इसको चलाया कैसे जाएगा। अब मेरे को लगता है कि ईश्वर ने मेरे को ये आशीर्वाद दिया है कि अब मैं आने वाले 5 साल में सांसद बन के ये 60 को तो ढंग से चलाऊंगा ही, 15 और नया करके मैं बच्चों को नया काम करने की बात करूंगा। लेकिन मेरा मानना है ये शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा ग्रुप डिस्कशन होता है, शिक्षा बुक रीडिंग होता है, शिक्षा ऑरिएटर के करने की एक ताकत होती है, शिक्षा एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और शिक्षा एक डिजिटल एम्पावरमेंट है। आज की दुनिया में जब हमारी आने वाली पीढ़ी को डिजिटली एम्पावर होना होगा, दुनिया की आने वाली चीजों को डिजिटली उनको अवेकन होना होगा,
तो कम से कम हम एक ऐसे लाइब्रेरीज को कम्युनिटी सेंटर के रूप में विकसित करें जो हमारे बच्चों को और नई पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के समकक्ष खड़ा कर सके। और मैं ये मानता हूं कि इस इलाके के नौजवानों से मैं दुनिया और देश में कहीं मिलता हूं, टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, अवसरों के लिए दिशा देने की कमी है, संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ लोग शिक्षा के लिए खूब खर्च करते हैं, केवल दिशा और माहौल देने की जरूरत है। और मैं तो डॉक्टर साहब को, बस्ती राम जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहरोड के भी इंटीरियर क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना करी। बस्ती राम जी ने जब मेरे को कहा कि भाई ये लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ तो एक आदर्श लाइब्रेरी बननी चाहिए, तो मैंने कहा तुरंत 30 लाख रुपए से वहां पर हम लाइब्रेरी बस्ती राम जी के साथ मिलकर के बनाने का काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करके और सत्ता चलाने के लिए नहीं होती है। राजनीति समाज के कर्ज को उतारने के लिए भी होती है। राजनीति अपने लोगों को साथ लेकर के कुछ अच्छा काम करने के लिए भी होती है। राजनीति उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए भी होती है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी में करने का अवसर मिला, जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उन विषयों और विचारों को लेकर चला हूं जो राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर के चलते हैं। और मेरा यह सौभाग्य है कि यहाँ बैठे हुए बहुत कम लोग हैं जो 70 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। हमने देश को टूटते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हमने 370 को हटा करके एक देश को एक होते हुए देखा। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो देश के हमारे 1400 गांव हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं, हम उसको कहते थे कि वो सीमा के अंतिम गांव हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा वो सीमा के प्रथम गांव। उन्होंने अपने कैबिनेट के लोगों को कहा कि हमको शुरुआत देश के विकास की उन गांवों में करनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरी भी ड्यूटी लगी, और मेरी ड्यूटी लगी चुशूल में जाकर। और जब मेरी ड्यूटी चुशूल में जाकर के लगी तो मेरा हृदय जो है बहुत भावना से भर गया। सबसे ज्यादा ये भावना से भरा कि 70 साल तक चुशूल का वो जो शहादत का स्थल था वो कांग्रेस के राज में उपेक्षित पड़ा रहा। उसको पूरा म्यूजियम बना के उन सेनानियों के चित्र लगाकर उसको एक मेमोरियल का दर्जा देके राजनाथ सिंह जी से उद्घाटन कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और मैं इसके सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और क्षेत्र में नहरों का पानी और स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, ये दोनों विषय मेरे को डॉक्टर साहब ने भी और आप लोगों ने भी अपने विषय के रूप में कहे हैं। मेरे साथी जो सुरेश रावत जी पुष्कर से विधायक आते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं की गई है उसके बारे में कहा है। क्योंकि अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये ऐसे विषय हैं जो हमारी पार्टी के घोषणा पत्रों में भी है। भजनलाल जी की सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको राजस्थान का नीति दस्तावेज बनाने की बात करी है। और इसलिए यहाँ मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जो इन दो विषयों के साथ बाकी जिन बड़े सामाजिक और जिन विषयों को लेकर के आपने मेरे पर भरोसा करने का काम किया है, मेरे बुजुर्गों ने जो मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया है, आपने जो आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत किया है, मैं उसे कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर सपने को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपका आशीर्वाद मुझे मिले, आपका आशीर्वाद मोदी जी की गारंटी को मिले। और अब तो हमारे चुनाव की तिथि भी तय हो गई है, 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। 19 अप्रैल के दिन अपने गांव-गांव जाकर, अपने घर परिवार में जाकर कमल के बटन पर निशान लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत दें और मुझे भी इतना अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं जो विश्वास आपने किया उसको पूरा कर सकूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।